हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का 18 तारीख को कल पेपर है और सभी स्टूडेंट जो पहले इनका पेपर हो गया 14 से पहले आपने पूरा एनालिसिस देख लिया होगा। सभी का आपको पता ही चल गया, पूरा रिव्यू आपको पता चल गया पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। लेकिन आपको विश्वास नहीं होता जो मैं आपको बता रहा होता हूँ कि पेपर कैसा आ रहा है। सेक्शनल पेपर आ रहा है, ये आपको पता ही होगा, हर किसी स्टूडेंट से पता चल गया है। लेकिन आपको सेक्शनल पेपर को, जिनका 18 तारीख को पेपर है, मैं उनके लिए प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। उनको ये समझना चाहिए कि 18 तारीख को पेपर है और आगे आने वाले जितनी भी शिफ्ट हैं उनको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग के जो सेक्शनल मॉक के टाइप पे आपने लगाए होंगे 2025 के, अभी भी जो भी वीडियो देख के जा रहा है अभी भी उसने सेक्शनल मॉक नहीं लगाया है। रीजनिंग का 2 मॉक सुबह तक लगा के चले जा, मतलब आपको मॉक भी नहीं लगा पा रहे। तो जो सेक्शनल में जो टॉपिक में लेटेस्ट 2024 के अंदर जो पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को ये समझ के चले जाएं कि किस टाइप से सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। 4-5 चैप्टर के क्वेश्चन है, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट है, टाइम एंड वो सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट में पजल वाले, संडे मंडे ट्यूसडे वाले, मंजिल टू मंजिल वाले और सर्किल वाले क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्या कहते हैं कि जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन वाले जो कोडेड वाले आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से आपको उल्टा देखने को पड़ रहा होगा, उल्टा दिखेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसा करना है, जैसे ये इसके बीच में ए दे रखा है, इसके बाद में ये वी दे रखा है और इसके बाद में ये वी है। तो इसके जो बीच में सिंबल दे रखा होता है, जो आप में उसको जो वहां पर कथन में दे रखा होता है उसका मतलब दे रखा होता है। जैसे माइनस का मतलब भाई दे रखा है और एट द रेट का मतलब पापा दे रखा है और प्लस का मतलब ये है मम्मी है। तो इसको आपको यहाँ से खुद को मानते हुए चलना है। जैसे कि माइनस का मतलब भाई दे रखा है, तो आपको खुद समझना है कि एक खुद हो तो आपका भाई और इस भाई के पापा तो आपके भी पापा लगे, और इसकी पापा की मम्मी तो आपकी दादी लगी। तो आपको इस चैन को अपने खुद के घर से जोड़ते हुए चला जाना है। और इस जो आंसर पूछा होगा, जैसे ए से लेके क्यू तक आपको पूछा है, तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर आप इसका जो ट्री मैटर सा ऊपर से बटा मंजिल टू मंजिल बना के चलते हैं, उससे आसान ये वाला पड़ेगा। आप क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे जब सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा आप उसको वहीं से वहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। और इनका मतलब लिख लें, जो सिंबल दे रखे हैं यहाँ पर बीच में, जैसे माइनस है प्लस है, इनका मतलब दे रखा होगा, उसको लिखते हुए खुद को पकड़ के जो जैसे दे रखा हो ए से लेके और जेड तक का मतलब उसमें संबंध पूछ रखा होगा, ए से लेके क्यू भी जो भी दे, तो उस हिसाब से आपको खुद को समझते हुए खुद को जोड़ते हुए अपनी फैमिली से चलते जाना है। तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। ठीक है, इससे बेटर कोई भी मेथड नहीं है इसका, ये सबसे शॉर्ट में। और यहाँ इसका क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और यही कोडेड वाला सिंपली जैसे कह देता है पिता के, जैसे माता की बहन के लड़का, ऐसे सीधा क्वेश्चन में जो ऑप्शन भी दे रहा है वो भी ऐसे ही देता है। ऐसा नहीं कि किसी का मतलब पूछ रहा हो बहन पिता या भाई, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा। उनका जो आप चैन को जोड़ते हुए जाओगे ना, तो उस हिसाब से ही वो ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो आराम से क्लिक कर लोगे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। ब्लड रिलेशन आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग है और ऑड वन आउट वाला जो कोडिंग डिकोडिंग, जैसे अल्फाबेट से बाद में ए टू जेड और उसके बाद में जेड टू ए ऐसे दे रखा होता है। तो उनमें फिंगरों पे सॉल्व करने की कोशिश करा करें। जैसे ए से लेके जैसे डी तक दे रखा है, तो उसमें जब आप ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसको जैसे ए से लेके डी तक दे रखा है, तो आप उसको ए बी सी और डी, यहाँ पे पता है कि आपको डी तीसरे फिंगर तीसरे यहाँ पर आ रहा है, तो तीसरे स्थान पर है। तो आपको जो ऑप्शन है उनको चारों ऑप्शनों को ऑड वन आउट में आपको ऐसे ही गिनना है। आगे जैसे कहते पी और आर दे रखा हो, पी क्यू आर एस, ऐसे आपको देखना है। तो आपको पता चलेगा कि फिंगरों पे ही आपने पूरा जो ऑड वन आउट वाले जो कोडिंग वाले क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग वाले, वो सारे क्वेश्चन आपके फिंगरों पे ही सॉल्व हो जाएंगे। आप करने की कोशिश करें। और मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, 2-3 एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन वाले और यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग वाले। आप पूरे रीजनिंग के कम से कम 30 क्वेश्चन है, 30 में से 10 से 15 क्वेश्चन आप फिंगरों पे ही उड़ा दोगे। वहां पर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस भी नहीं करी है ना, वो भी स्टूडेंट एक बार समझ जाए तो आराम से कर लेगा इन क्वेश्चनों को। जो कि बाद में वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर ABCD लिख रहे होते हैं, फिर उनका क्रमांक संख्या लिख रहे होते हैं, कौन से क्रम पर कौन सा है, फिर आप अपोजिट वगैरह देख रहे होते हैं, तो इनमें टाइम लगता है। वो आपकी टाइम की बहुत बचत होगी। और इतना ही गैप दे रखा है, 4 से 5 या 8 तक भी, 10 तक, 15 तक भी गैप दे रखा है, तो आप फिंगरों पर बहुत तेजी से गिनोगे। जितना आप उसका नंबर
नंबर याद करोगे, लिखोगे वहाँ पर, तो जब उनका फिर अंतर देखोगे बहुत टाइम लगता है। फिंगरों पे आराम से 2-3 ऑप्शन देखोगे, मैच करेंगे और एक अलग ही दिख जाता है। तो कोई सा भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन रेलवे का आप इन फिंगरों से ही उड़ा सकते हैं। और मैंने ब्लड रिलेशन वाला ये बता दिया, तो आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप रीजनिंग करने की कोशिश करें। रीजनिंग को सबसे पहले खत्म करोगे, सेक्शनल में आपको पता है कि कितने क्वेश्चन कर लिए, 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रहा होता, जैसे कि किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन, जैसे बोर्ड मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या है, आंसर भी गलत दे रखे होते हैं, तो उस क्वेश्चन पे बार-बार टाइम नहीं लगाना है। आपका आंसर नहीं आ रहा तो आपको लगता है कि मैं जो बोर्ड मार्क्स का मेथड है वो गलत लगा रहा होता हूं, तो आप ये देखें अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, जब टाइम बचे तो उसको फिर ट्राई करें। और ऐसा ना कि एक क्वेश्चन गलत दे रहा है तो उसमें बार-बार उसी टाइम को दे रहे हैं, बार-बार उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें वहां पर। इससे बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है। आपको लगता है कि क्वेश्चन हम कर नहीं पा रहे हैं, गुणा भाग कहीं गलती हो रही है, लेकिन वो ऑप्शन गलत दे रहे होते हैं, तो उसमें टाइम खराब हो जाता है। मैथ में भी उस क्वेश्चन को आपको छूना नहीं है जो आपको पहली बार में आपके माइंड में क्लिक ना करे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, कौन सा मेथड लगना है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको अगर पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद ही, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे बढ़े, मार्क एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, जिसके बाद में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो आपको पता चल जाए कि हमको प्रॉपर इसी क्वेश्चन पे जाना है, इसी को करना है। जैसे 32 जैसे 28 मार्क क्वेश्चन है, तो 28 मार्क और रिव्यू कलर उसका होगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहीं पहुंचोगे। अगर आपने मैथ के अंदर 30 में से 15 ही क्वेश्चन करें और बाद में करना चाह रहे हैं, तो आप 15 में हर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि कौन सा पहले करना है। तो मार्क रिव्यू वाला ऑप्शन जरूर क्लिक करके चला करें, जिससे कि टाइम की बहुत बचत होती है। और मैथ में उस क्वेश्चन को टाइम ज्यादा नहीं देना। जितने भी क्वेश्चन जो आपको हार्ड लग रहे हैं और नहीं कर पा रहे, 4-5 क्वेश्चन आपके छूट भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दें, लेकिन गलत करने की कोशिश ना करें। और जीके को 15 मिनट ही दें। 15 मिनट में आपको समझ में आ रही है जीके, तो आप करें। अगर फालतू के क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट 2-2 ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसके 2 ऑप्शन है, फिर भी आप क्लिक करें, तो ये आपकी गलती है। आप 60 में 60 मैथ में और रीजनिंग में कर पा रहे हैं, 60 में से 55 कर पा रहे हैं, और आप 10 क्वेश्चन वहां कर ले रहे हैं, सही जीके में 10-15 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ये बहुत हैं। ऐसा नहीं करें कि आप 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 गलत लिख रहे हैं जीके के अंदर, तो फिर क्या ही फायदा उसको। ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। जितना आपको आ रहा है जीके के अंदर उस क्वेश्चन को ही क्लिक करें। फालतू का जो गलत आंसर दे आते हैं, फिर नेगेटिव में मार्क्स जाते हैं, तो वो गलती आप ना करें। चाहे आपके 65 ही क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं, चाहे 70 ही हो पा रहे हैं, तो आप 80-90 की दौड़ में ना भागें। आप जितना एक्यूरेसी के साथ पेपर को करोगे, उतना ही आपका चांस रहेगा कट ऑफ क्लियर करने का। जो 80 अटेम्प्ट करते हैं, 85 करते हैं, 90 करते हैं, ये सेंटर के बाहर निकल के आ रहे होते हैं, ऐसे जो बोल रहे होते हैं, ये समझिए इनकी अच्छे से तैयारी नहीं है। और जब आंसर की आ रही होती है तो इनका ही पता नहीं चलता कि कब 50-55 नंबर आ जाते हैं, इनको खुद नहीं पता होता। तो आप उनके रिव्यू को देख करके ऐसा करने की ना सोचें कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। इस कट ऑफ की वजह से ही हर स्टूडेंट वहाँ पर ज़्यादा अटेम्प्ट लेके आता है, और फिर बाद में पता चलता है कि इतना तो हमारे नेगेटिव हो गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसलिए मैं सोच रहा था कि वहां पर सेंटर पर जाकर के रिव्यू लूं और आपको डायरेक्ट वहां से पता चले। मैं क्वेश्चन स्टूडेंट से जब रिव्यू लूंगा तो डायरेक्ट उसको उस स्टूडेंट से यही पूछा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मुझे लग रहा है किसी ने कहा कि 80-90 करके आया हूं, तो मैं उससे ज्यादा क्वेश्चन करूंगा ही नहीं। मैं उस अगले स्टूडेंट के पास बढ़ जाऊंगा जो सही से लग रहा होगा मुझे। उससे चेहरे से पता चल जाता है इतना कि कौन कितना अच्छा पेपर करके आया, कितना समझ में। जब हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो तभी पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन और किस लेवल की तैयारी है, किस लेवल का पेपर करके आए। पूरा सटीक एनालिसिस मिलता है, तभी आप अच्छे आगे वाले जो जितना एग्जाम है, जितने स्टूडेंट का, वो सही से एनालिसिस कर पाते हैं और फिर उसी हिसाब से 2-4 दिन में अपनी पढ़ाई को कर पाते हैं और बहुत 10-15 नंबर का आराम से इंक्रीज कर लेते हैं। क्योंकि अभी जो 2024 में सभी पेपर हुए हैं, अगर सही से एनालिसिस आपको मिल जाए, रिव्यू मिल जाए वहां से सेंटर से, तो आप 10 से 15 नंबर आप इसी 2-4 दिन के बीच में भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि 2024 के जितने भी पेपर हुए हैं, रेलवे के 2025 में हुए, एनटीपीसी सीबीटी 1 का हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल का, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, ये सब पेपर हुए हैं, इनसे पैटर्न को सेम ही आ रहा है, कुछ बदल के नहीं आ रहा। लेकिन अनुभवी स्टूडेंट वहां पर कुछ बताए तो आपको समझ में भी आए। वहां क्या होता है, वो रिव्यू लेते हैं जब स्टूडेंट का, तो वहां पर कोई भी रैंडम स्टूडेंट आ जाता है और कुछ भी बोल के चला जाता है। हरियाणा की साइड से स्टूडेंट आएंगे जो जिसने पहली बार पेपर दिया होता है, कुछ हंसी मजाक में ही रिव्यू दे के चले जाते हैं। तो ऐसे रिव्यू से पता नहीं चल पाता कि पेपर कैसा आ रहा है। तो सटीक रिव्यू मिलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि जिस भाई को पता है कि नोएडा में कहाँ पर पेपर है, फरीदाबाद में कहाँ पर पेपर है, और आपको पता है कि दिल्ली में कहाँ पर पेपर है, आपका सेंटर है या किसी का आपके फ्रेंड का है, तो मुझे बता दें, प्रॉपर सेंटर का नाम बता दें और मुझे बता दें कि नोएडा में इस सेंटर में पेपर है, तो मैं वहां पर जाकर के एकदम सटीक आपको रिव्यू
दे दूंगा और वहां से मुझे जो पता चलेगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको पूरा एनालिसिस और पूरा रिव्यू देख करके और सब कुछ वहां पर आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी शिफ्ट है उनको लगातार फायदा मिलता रहे। मैं ऐसा ही रिव्यू दूंगा। और मैथ के अंदर सबसे ज्यादा अर्थमेटिक पे फोकस करें। 2025 की करंट अफेयर का अभी ये जो पेपर कल देने जा रहे हैं, वो अब तो ऐसा नहीं कि भाई आप रात रात में कुछ कर लेंगे, लेकिन आने वाले स्टूडेंट हैं इनको भी मैंने पहले बता दिया था, 3 दिन के बीच में गैप रहा है। 2025 की करंट अफेयर लगातार पढ़ लें। जितनी भी करंट अफेयर लेटेस्ट है सभी 2025 की पढ़ के जाएं, जिससे कि 10 से 12 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें से आप 6-7 क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत है। और आप बार बार रिवीजन कर लोगे, जैसे कोई वीडियो के माध्यम से ही कर रहे हैं, किसी की 6 घंटे की वीडियो देख रहे हैं तो उसको 2-3 बार देख लें, 2 की स्पीड पे देख लें, 2-3 बार में ही समझ में आ पाएगा वो क्वेश्चन। एक बार में तो आप वीडियो देख करके नहीं कर पाओगे वहां पर करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो आपने पहले से रिवीजन कर रखा है तो उसका 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, जिसका अगले आने वाली शिफ्ट में। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से क्वेश्चन पहली शिफ्ट में आए लेकिन किसी शिफ्ट में नहीं दिख रहा है। तो ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये है आधुनिक भारत की डेट वगैरह, ये सब डायरेक्ट नॉर्मली पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूछा जाता भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये सब चीज़ें नॉर्मल डेट ही पूछी जाती हैं आधुनिक भारत में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हुए चले जाएं। और जियोग्राफी के अंदर मैंने टारगेट में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ और लगातार मैं ये बताते आया हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस करें भारत के भूगोल पे। विश्व पे इतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा टाइम दे रहे हो, और ना ही वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते, और ना ही पेपर में आपके आरआरबी एनटीपीसी के अंदर कहीं भी आरपीएफ कांस्टेबल हो, जेयू वो एसआई वाला हो, और एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएशन लेवल वाला हो, कहीं भी इतना क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी से नहीं देखा गया है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए वो भारत के भूगोल से आए, तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। इकोनॉमिक्स में बस आपको कुछ पंचवर्षीय योजना वगैरह पढ़ के जानी है, हरित क्रांति वगैरह पढ़ लेना है, फालतू का किसी पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और जो इकोनॉमिक्स में अगर फालतू टाइम करेगा, इससे पहले नहीं पढ़ रखी है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। पॉलिटी के अंदर ओनली आपको आर्टिकल एक बार रिवीजन करके चले जाने, और जितने भी आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट है सबको रिवीजन करके चले जाएं। हाईलाइट जितने भी आर्टिकल हैं, जिससे कि डायरेक्ट आपको आर्टिकल ही पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है, ये सब आर्टिकल डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो इन आपको रिवीजन कर जाओगे तो आप पता चल जाएगा ऑप्शन से कि हमने ये पढ़ा है। तो इस इतना कर लोगे, आपको 15 से 16 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएं अगर जीके के अंदर, तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। और मैथ रीजनिंग के अंदर कोशिश करें एक्यूरेसी के साथ पूरा में फुल स्कोर लाने की, क्योंकि मैथ के अंदर 4-5 क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं या कैलकुलेशन की वजह से नहीं कर पाते, 1-2 इधर रीजनिंग के जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो 55 तो क्वेश्चन आप 60 में से 55 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए मैथ रीजनिंग में, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, वरना दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जीके में भी काफ़ी गलत हो जाते हैं। तो बाकी यही जानकारी देनी थी। कल जिसका भी पेपर है, नोएडा में हो, फरीदाबाद में हो और दिल्ली हो, ये बार बार मैं इन सेंटरों का क्यों नाम ले रहा हूँ, ये मेरे पास में, यहाँ पर मैं जाकर के रिव्यू ले सकता हूँ, तो पता भी चल जाएगा। तो आप कमेंट करके सेंटर का नाम लिख करके और मुझे बता दें आपका यहाँ पर पेपर है, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।